लेक्चर नंबर, कल वाला सवाल निकालें, चैप्टर 18 सगीर वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं, सगीर वाला सवाल 32, पेज नंबर 407। जी भाई, बेसिक सैलरी बताएं कितनी है? 2 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करें। भाई पेज नंबर बता दें किताब का। 407। 2 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करें, 24 लाख। आगे बताएं क्या आ रहा है? मेडिकल अलाउंस कितना है? 20 लाख। चलें शुरू करें अपने रजिस्टर पे। ये 1.5 सफ़े बाद शुरू करें, 1.5 पेज छोड़ दें न्यूमेरिकल के फेस के लिए। यह देख, बीस हजार जरा 12, 2,40,000। तीसरी चीज देखें जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी हुई है, डेट इज अकोमोडेशन। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया हुआ है, अकोमोडेशन। तो याद रखिएगा, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर दे दे तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी, या वो पैसे जो दिए जाते अगर घर ना दिया जाता। अब सवाल में ये गिवन तो नहीं है कि वो पैसे दिए जाते अगर घर ना दिया जाता कितने हैं, तो इसलिए मजबूरी में मैंने कहा था 45% ऑफ बेसिक सैलरी को कंपेयर कर दें फेयर मार्केट किराए से। तो फेयर मार्केट रेंट दिया हुआ है अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन का मतलब ही ये होता है उसने घर दिया हुआ है। अकोमोडेशन को डबल डबल अंडरलाइन है, अकोमोडेशन का मतलब है उसने घर दिया हुआ है। अब घर दिया हुआ है को कैसे लेके चलें? या फेयर मार्केट किराया या 45% ऑफ बेसिक सैलरी, विच एवर इज हायर। accommodation higher of 45% ऑफ बेसिक सैलरी। जब आप 108000 या फेयर मार्केट कराया, डेट इज 80,000। मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 960,000। व्हाट इज हायर? 1080,000। क्या करना है भाई? इसकी विंग्स ऊपर कर दें, एसी को सेट करना है भाई। नेक्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, इसको हॉस्पिटलाइजेशन भी कह सकते हैं। एज पर टर्म्स
इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, एग्जाम्प्ट कर रहा हूँ एज पर टर्म्स होने की वजह से। पहली रो में आ जाओ। देखें, अकोमोडेशन में ना 5 किस्म के सिनेरियो हो सकते हैं। अकोमोडेशन में देयर कैन बी 5 टाइप ऑफ सिनेरियोज। अकोमोडेशन में नहीं, सॉरी, मेडिकल में। मेडिकल में देयर कैन बी 5 टाइप्स ऑफ सिनेरियोज। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इलाज की सहूलत दे और ये टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में लिखा हो, तो फिर ये सारी की सारी माफ हो जाएगी। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इलाज की सहूलत दे, पेज 106 पे हमने ये पढ़ा था, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इलाज की सहूलत दे और ये टर्म्स में ना लिखा हो, तो ये सारी की सारी टैक्सेबल हो जाएगी। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे मैं तुम्हें सिर्फ मेडिकल अलाउंस दे रहा हूं, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे मैं तुम्हें मेडिकल अलाउंस भी दे रहा हूं, इलाज की सहूलत भी दे रहा हूं, जैसे कि टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, मैं तुम्हें मेडिकल अलाउंस भी दे रहा हूं और मैं तुम्हें इलाज की सहूलत भी दे रहा हूं। हमने ये सवाल देखें, हमारे वाला है, मैं तुम्हें मेडिकल अलाउंस भी दे रहा हूं और इलाज की सहूलत भी दे रहा हूं, जो कि टर्म्स के मुताबिक है। मैं तुम्हें मेडिकल अलाउंस भी दे रहा हूं और तुम्हें इलाज की सहूलत भी दे रहा हूं, जो कि टर्म्स के मुताबिक है। मैं तुम्हें मेडिकल अलाउंस भी दे रहा हूं और इलाज की सहूलत भी दे रहा हूं, जो कि टर्म्स के मुताबिक है। ऐसी सूरत में, क्योंकि इलाज की सहूलत टर्म्स के मुताबिक है, वो माफ़ हो जाएगी। तो जब एक चीज़ माफ़ हो जाएगी तो फिर अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा। जब एक चीज़ माफ़ होगी तो फिर दूसरी फुली टैक्सेबल हो जाएगी। तो सहूलत माफ़ हो जाएगी और वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखें ना, सवाल में ऐसा भी तो हो सकता था, खाली नीचे वाला बुलेट दिया होता, या सवाल में ऐसा भी हो सकता था खाली मेडिकल अलाउंस दिया होता। अब सवाल में मेडिकल अलाउंस भी दिया हुआ है और इलाज की सहूलत, सहूलत एज पर, तो सहूलत एज पर टर्म्स होने की वजह से एग्जेम्प्ट हो जाएगी और अलाउंस इज फुली टैक्सेबल। अब क्या करें, अलाउंस को देखें, हमने फुली टैक्सेबल कर दिया 12 से मल्टीप्लाई करके, और सहूलत को एज पर टर्म्स होने की वजह से माफ कर दिया।
प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ 15,000 पर मंथ टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज नहीं है, और इक्वल अमाउंट सगीर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एम्प्लॉय की भी कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर की भी कंट्रीब्यूशन है। पहले तो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन को डैश डाल के इग्नोर कर दें और फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को भी लेते हैं हम। $15,000 ज़रब 12 ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी जवाब लेस एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस और 1.5 लाख रुपया। वन टेंथ ऑफ बेसिक सैलरी या लोअर इज so taxable is 30,000। आज क्या चक्कर है, आज क्यों कुछ बच्चे ऑफ शॉफ हैं? ओके नेक्स्ट, ऑन यकम जुलाई देना शेयर्स ये पड़े हुए, राइट भी देना। चलो ये कल के लिए रख लो। आप लोग एडजस्टमेंट पढ़ लें। ऑन यकम जुलाई 2019 को सगीर वॉज ग्रांटेड एन ऑप्शन, सगीर को एक क्या दी गई? ऑप्शन दी गई टू एक्वायर 10,000 शेयर्स, के वो कितने शेयर्स खरीद ले? 10,000 शेयर खरीद ले इन जेटल एट अ प्राइस ऑफ 105 पर शेयर। शेयर कितने का खरीदे? सगीर बॉट द ऑप्शन ऑन द सेम डेट बाय पेइंग 1 लाख। तो सगीर ने
जेडल उसकी पेरेंट कंपनी है, नॉलेज में काम कर रहा है। तो सगीर ने 1,75,000 रुपये दे के ऑप्शन खरीद ली। किसने ऑप्शन खरीदी? ऑन 1 जुलाई सगीर वाज ग्रांटेड एन ऑप्शन। तो बताएं जी 1 जुलाई को मेरे पास क्या आ गया? यकम जुलाई को मेरे पास राइट आ गया। ये कौन सा टैक्स ईयर है? क्या करें? कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, However, the fair value of option was 2 लाख। बोलें पड़ा पड़ा महंगा होगी ऑप्शन, पड़ी पड़ी महंगी होगी ऑप्शन। बोलें पड़ी पड़ी महंगी होगी ऑप्शन। तो अब क्या करें? ऑप्शन का बड़ी पड़ी महंगी होगी। द वैल्यू ऑफ राइट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अनलेस इट इज सोल्ड। सेल की है या पड़ी पड़ी महंगी होगी है? बस ठीक है, अभी इसको जेब में ही रखें, पड़ी पड़ी महंगी होगी है। ही एक्सरसाइज द ऑप्शन। देखिएगा देखिएगा देखिएगा, ऑप्शन एक्सरसाइज होने लगी है, ऑप्शन एक्सरसाइज होने लगी है। ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑन 30 सितंबर व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वाज, और इसके पास शेयर्स आ गए, लेकिन ये 31 दिसंबर 19 तक शेयर्स को बेच, तो 30 सितंबर 19 को जब हमारे पास शेयर्स आएंगे तो हम अंदर वाली जेब में डाल लेंगे। राइट या परचेज्ड शेयर्स, लेकिन कौन से वाले? विद रिस्ट्रिक्शन वाले। क्या करें? कुछ भी नहीं। क्या चीज? क्या चीज क्वेश्चन में? क्या मतलब? ये वाली वर्किंग नहीं नहीं नहीं, वर्किंग अभी मैं बताता हूँ पेपर में क्या करनी है। शो ही वॉज नॉट अलाउड टू सेल द शेयर्स टिल 31 दिसंबर 2019। बोले नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी until restriction is released. Until restriction is released. And when the restriction is released, the salary shall include fair market value of shares. On the date the restriction is minus amount paid by employee for shares and minus amount paid by employee for right. अब आप 31 दिसंबर 19 को अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में डाल लें। ऑन 31 दिसंबर 19 द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वाज 142। उस दिन इसकी फेयर वैल्यू थी 142। डन। ये कौन सा टैक्स ईयर है? रिस्ट्रिक्शन
क्या करें, इनकम फ्रॉम, अभी वो मैं कैलकुलेट उधर ही करता हूँ फेस पे सवाल के। फेयर मार्केट वैल्यू क्या है शेयर्स की, कितने के खरीदे थे और राइट कितने का। अभी शेयर मेरे पास ही हैं, फिलहाल सैलरी इनकम निकाल लें। रिस्ट्रिक्शन रिलीज, मेरे पास इधर नीचे जगह नहीं है तो मैंने इसलिए वहां से कंटिन्यू किया। रिस्ट्रिक्शन इज रिलीज्ड। फेयर मार्केट वैल्यू, शेयर्स की क्वांटिटी और प्राइस, कॉस्ट, ऑफ शेयर्स, जी जवाब बता दें। 1420,000, 1050,000 और माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ राइट 1 लाख। जी जवाब 195,000। नेक्स्ट, ऑन 30 मई 2020 ही सोल्ड 5,000 ऑफ दीज शेयर्स एट 135 पर शेयर। ये कौन सा साल है, ये भी 20 का साल है। ऑन 30 मई 2020 सोल्ड 5,000 शेयर, कितने शेयर बेच दिए, 5,000। ये गेन कहाँ जाएगा, सेपरेट ब्लॉक, क्योंकि ये सिक्योरिटीज हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटीज हैं इसलिए इनका बेचना कहाँ जाएगा, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं। ज़रा देखें
ZL is a नीचे लिखा हुआ इग्नोर नोशनल अमाउंट, नहीं लिखा हुआ? अच्छा, मेरे ख्याल से सॉल्यूशन में मैंने इग्नोर की हुई है। क्वेश्चन में ही डाल लें आप। एक मिनट मुझे देख लेने दें सॉल्यूशन में मैंने इग्नोर की हुई है या नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन में इग्नोर नहीं की हुई, अच्छी बात है। रिवीजन होनी चाहिए नोशनल अमाउंट की। चलें जी, अब आप हजरात हेडिंग दें वर्किंग टू। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सिक्योरिटीज सेपरेट ब्लॉक, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचे हैं। भाईजान कितने शेयर बेचे? आधे, कैच करना, आधे शेयर्स मैंने बेच दिए और आधे मेरे पास। आधे शेयर मैंने बेच नहीं, अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में दीवानों, वो पहले हो चुका हुआ है। वो बाहर वाली जेब से अब बेच रहा हूं मैं। जी भाईजान, शेयर कितने के बेचे हैं? और सरकार 5,000 शेयर कितने के बेचे हैं? 1। जवाब क्या मैंने सारे शेयर बेच दिए हैं या सारे में से आधे? आधे। लेस कॉस्ट, वेयर कॉस्ट इज सम ऑफ, ये सारा हमने पढ़ा था सेक्शन 14 के 4 में। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ शेयर? 1050,000,000। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ राइट? 1,75,000। व्हाट इज इनकम फ्रॉम सैलरी? 1,95,000। इस सबको जमा कर में बताएं जी, कॉस्ट ऑफ शेयर बताएं, कॉस्ट ऑफ शेयर जल्दी बताएं। 10। कॉस्ट ऑफ राइट बताएं, कॉस्ट ऑफ राइट। इनकम फ्रॉम सैलरी 190। चुप जी, बोलें। 14। ये है 10,000 शेयर्स की और मुझे चाहिए 5,000 की। कोई गल समझ आई? ये 10,000 शेयर्स की है और मुझे कितने शेयर्स की चाहिए? जवाब बताएं।
लेस नोशनल अमाउंट, notional amount 0.5% of +7-10,000। जवाब सिक्योरिटीज के बेचने पे क्या आ गया है? लॉस। ये वर्किंग टू आपने कोई 2-3 लाइनें छोड़ के किया या फौरन साथ ही कर ली थी? दूसरे सफ़े पे की है। वर्किंग 1 के नीचे कोई 2-3 लाइनें छुटी हुई हैं या साथ ही हैं? सैलरी तो अभी चल रही थी ना यार, टोटल भी नहीं हुई थी। चलें, एक 1-1.5 लाइन ही काफ़ी होगी, 1-2 लाइन छोटी छोटी काफ़ी होगी। पॉइंट नंबर, अच्छा 2 लाइनें और नीचे कम से कम चाहिए होंगी वर्किंग 1 के नीचे। ऑन 1 जुलाई 2019 को सगीर ऑब्टेन्ड एन इंटरेस्ट फ्री लोन। सगीर ने एक इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है मोबाइल यूज़ करते हुए। सगीर ऑब्टेन्ड एन इंटरेस्ट फ्री लोन। सगीर ने एक इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है ऑफ 15 लाख फ्रॉम नॉलेज इंस्टीट्यूट। अगर इतना सा लिखा होता ना और आगे कुछ भी ना लिखा होता, अगर इतना सा लिखा होता और आगे कुछ भी ना लिखा होता, तो पता है हम क्या करते? हम 15 लाख को 10% से मल्टीप्लाई करते, जवाब आ जाता 1.5 लाख। क्योंकि लोन क्या है? इंटरेस्ट फ्री, और लोन 10 लाख से ज़्यादा है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 10 लाख से ज़्यादा लोन दे तो उस लोन को इंटरेस्ट बेनिफिट सैलरी में ऐड होगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय भी कहते हैं एम्प्लॉयर को, नहीं यार तुमने मुझे इंटरेस्ट माफ़ किया, जो तुमने मुझे लोन दिया हुआ है, तो मेरे जो प्रोविडेंट फंड के पैसे तुम्हारे पास पड़े हुए हैं ना, जाओ मैं उस पे भी तुम्हें इंटरेस्ट माफ करता हूं। क्या याद करोगे? ऑन 1 जुलाई 2019 सगीर ने लोन लिया है नॉलेज इंस्टीट्यूट से, इसके बदले में उसने माफ कर दिया। ही से मुराद सगीर, सगीर ने माफ कर दिया इंटरेस्ट
उसके प्रोविडेंट फंड बैलेंस पर जो उसने नॉलेज इंस्टीट्यूट के साथ रखवाए हुए थे। तो बोले एम्प्लॉयर ने क्या माफ किया? इंटरेस्ट। एम्प्लॉय ने भी क्या माफ किया? इंटरेस्ट। तो कमिश्नर आगे बढ़ के कहेगा अगर तुम दो सखी हो तो मैं इस पे टैक्स भी क्या करता हूं। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रोविडेंट फंड पे उसको इंटरेस्ट मिलना था 8 और नहीं मिला, और बेंचमार्क रेट है 10 और एम्प्लॉय ने कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 और 10% के चक्कर में नहीं पड़ना। बस थीम वही है जो बेसिक आपको पहले बताई है। क्या एम्प्लॉयर ने सखीपन का इजहार किया लोन पर इंटरेस्ट माफ करके? क्या बदले में एम्प्लॉय ने भी वेव कर दिया इंटरेस्ट एम्प्लॉयर को? जो एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड के पैसे पड़े हुए थे, तो अदले का बदला हो गया, तो कमिश्नर आगे बढ़ के कहेगा मैं भी सखी बनूंगा और मैं भी इसको सैलरी में ऐड नहीं करूंगा। तो इसलिए इंटरेस्ट बेनिफिट ऑन लोन इग्नोर कर दें। आगे बढ़ें जी। लीव इनकैशमेंट भाईजान पिछले साल की मिली है, क्या करें? हमारे साल मिली है। पिछले साल की लीव इनकैशमेंट हमारे साल मिली है, क्या करें? हमने पढ़ा था जनरल रूल, सैलरी पे तब टैक्स लगेगा जब मिलेगी, तो बस मिल गई तो इनकम में डाल दें। लीव इनकैशमेंट सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को माफ है, वरना टैक्सेबल है। जी अमाउंट 1,00,000 रुपए। आगे बढ़ें। इस साल टैक्स कटा है 1,60,000। इस साल कितना टैक्स कटा है? लिखें से एंड पे माइनस करेंगे, न्यूमेरिकल के एंड पे माइनस करेंगे। जब हम टैक्स निकाल रहे होंगे ना, तो इतना टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के खजाने में जा चुका है, तो लिख लें इसको एंड पे माइनस करेंगे। अब आप टोटल कर दें सैलरी का, वर्किंग वन का। भाई किधर जा रहे हो? क्लास के बीच में से जा रहे हो? क्यों? अच्छा, अस्सलाम। सलाम। आज जवाब 4045 0.
40 ऑन 15 जनवरी 2020 ही सोल्ड अ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, उसने एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बेची है इन कराची में फॉर 15 मिलियन। कितने की बेची? 15 मिलियन की। उसने ये परचेज की थी 19 मिलियन की, जिसमें से 5 मिलियन कैश में पे किए थे। मेरे भाई, कैपिटल गेन के चैप्टर में हमने एक बात पढ़ी थी कि आपने अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है तो खरीदते हुए आपने कैश पे नहीं करना। सेक्शन 75A में पढ़ा था, इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ग्रेटर देन 5 मिलियन इज परचेज्ड इन कैश देन सच अमाउंट शैल नॉट बी अज्यूम्ड एज कॉस्ट। फिर इस अमाउंट को आपने कॉस्ट नहीं लेना। बता दें आप बेची कितने की? 15 मिलियन की। मैं क्या कहूं, खरीदी 19 की या 19 माइनस 5 की? 19 माइनस 5 की, क्योंकि जितना हिस्सा कैश में पे किया उसे कॉस्ट से तोड़ के फेंक दें। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, डिस्पोजल ऑफ immovable property, working 3, gain on constructed property, कितने की? A minus B, where A is the consideration 15 million and B is the cost 19 लूं या 19 minus 5, that is 14। 1 million। डन। ऑन 25 दिसंबर 2019 he sold a residential plot situated in फैसलाबाद फॉर रुपीज 18 मिलियन। कितने का बेचा? प्लॉट अब्बू से इनहेरिट हुआ था, कितने का खरीदा था अब्बू ने? 7 मिलियन का। गेन ऑन प्लॉट A माइनस बी, वेयर इज अ कंसिडरेशन, कितने का बेचा? 18 मिलियन का। कितने का खरीदा था? 7 मिलियन का। जी इसका टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, असल में ये दोनों पे अलग अलग रेट लगने हैं, तो इसलिए इसका टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, जून 2020 में सगीर ने खुद इंडिपेंडेंटली, किसी का नौकर नहीं है, इंडिपेंडेंटली
डेवलप्ड लर्निंग कोर्सेज, उसने कोई लर्निंग कोर्सेज बनाए, एनक कैसे बनाते हैं, कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं, इस किस्म के लर्निंग कोर्सेज को उसने बनाए होंगे। फॉर सेल, ताकि इनको ये बेचे, थ्रू अ वेब बेस्ड मार्केट प्लेस मैनेज बाय कंपनी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान। तो बाहर के मुल्क में इसने इनको कहा है, लोगों को कहा है मैं तुम्हें कड़ी पकौड़ा बनाने का तरीका बताता हूँ, इसका लर्निंग कोर्स मैं तुम्हें बताऊंगा, मटन कढ़ाई बनाने का लर्निंग कोर्स, ये इसने कोर्सेज बनाए हैं प्रॉपर। ऑन 25 जून 2020 ही रिसीव्ड $4,260 फ्रॉम सेल ऑफ दीज कोर्सेज। तो ये पाकिस्तान सोर्स इनकम है या फॉरेन सोर्स इनकम है? हाइब्रिड में होंठ हिलाएं, फॉरेन सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम है। इस पे टैक्स कटाए 8%, जैसे कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथोपिया पे टैक्स कटा था, इस पे टैक्स कटाए 8%, जो के कटने के बाद आपको पैसे मिले हैं। बता दें ये जो 4,260 है, क्या ये टैक्स कटने के बाद पैसे मिले हैं या टैक्स कटने से पहले? विद होल्डिंग इनकम टैक्स एट 8% वॉज कटा फ्रॉम द रिसीट एज पर इनकम टैक्स लॉज ऑफ फॉरेन कंट्री। तो बता दें ये आपको 4,260 ऊपर से मिला के पढ़ें। ऑन 25 जून 2020 ही रिसीव्ड या अर्नड, ही रिसीव्ड इतने, विद होल्डिंग टैक्स यानी मौके पे टैक्स कटा, एट 8% वॉज कटा फ्रॉम द पैसे। इस पैसे तक पहुंचते हुए कितना टैक्स कट चुका है? इस पैसे तक पहुंचते हुए कितना टैक्स कट चुका है? 8%। इसका मतलब है अगर टैक्स ना कटता तो ये पैसे कितने मिलते हमें? कितना टैक्स कटा तो कितना मिला? इसको सर्कल में लेके ये 92% पे पड़ा है। इसको 100 पे ना लेके जाएं, मैं इसको 100 पे नहीं लेके जा रहा, मैं इसको पहले पाक रुपीज में कन्वर्ट कर रहा हूं। इसको भी 100 पे लेके जा सकते हैं, इसको मैं पहले पाक रुपीज में कन्वर्ट कर रहा हूं। पढ़ें जी। वर्किंग नंबर, वर्किंग नंबर 4, फॉरेन इनकम। रिसीव कितनी हुई? एक 160 से 168 से मल्टीप्लाई करें, 7,1,715 आन कितनी हुई थी? आन जरा कैलकुलेटर पकड़े। 7,15,680 अगर पड़ा है 92% पे तो मुझे 100 दे दो। कुछ समझ आई है? कमाई तो ज्यादा थी ना, कट कटा के मिली तो 92%, कमाई तो ज्यादा थी। जरा कैलकुलेटर पकड़े और 7,15,680 को डिवाइड करें 92 से और मल्टीप्लाई करें 100 से। 777,913।
कमाई से मुझे कंसर्न है या मिली से? मिली तो नहीं, मिली तो सिर्फ 92% है, 4260। मिली को मैंने पाक रुपीज में कन्वर्ट किया और कितनी मिली मुझे? 4260। इसको मैंने पाक रुपीज में कन्वर्ट किया। उसके बाद मुझे मिली से कंसर्न है या मैंने कितनी कमाई? क्या सवाल कह रहे हैं ये अमाउंट कट कटा के 92% पे पड़ी हुई है, तो इसको मैं किस पे ले गया? 100%। अब टैक्स निकालने, टैक्स निकालने के दो तरीके हैं, या इन दोनों का डिफरेंस ले लें, इन दोनों का डिफरेंस 8% आ जाएगा टैक्स, या फिर आसान तरीका ये है कि जो आपने कमाई उसका 8% टैक्स है। ओके, बातें ना करें हाइब्रिड में चौथी रो में। अच्छा, अब मोहतरम आगे चलें। सवाल में ज़कात दी हुई है, इस ज़कात को इंशाल्लाह हम फेस पे माइनस करेंगे। बाकी अब सवाल के फेस की तरफ आ जाए। टैक्स ईयर 2000, स्टार्ट करें जी। इनकम फ्रॉम सैलरी 4045, वर्किंग नंबर 2, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, लॉस ऑन सिक्योरिटीज, सेपरेट ब्लॉक। अच्छा, किसी को याद है मैंने कहा था सिक्योरिटीज का लॉस अगले 3 साल के सिक्योरिटी के गेन में से माइनस हो सकता है। अब सिक्योरिटीज का लॉस सैलरी में से तो माइनस नहीं हो सकता, ये कल आपको लिखा हुआ कहीं दिखाऊंगा। तो सिक्योरिटीज का जो लॉस आया है वर्किंग 2 में, इसे इग्नोर कर दें फिलहाल। वर्किंग 3, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। नंबर 1, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी।
नंबर 2 ओपन प्लॉट या प्लॉट। ओके, नेक्स्ट। फॉरेन सोर्स इनकम कितनी? 715680। नहीं, अगर 715680 ही निकालनी थी जो मुझे 92% वाली है, तो फिर इतने लंबे चौड़े चक्रों में पढ़ने की जरूरत क्या थी? मैंने कमाया कितना बाहर के मुल्क में? कमाया 777। असल में ये रिसीव इरेलीवेंट है, कमाया मैंने देखना है। टोटल इनकम 168229113। लेस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स सेपरेट ब्लॉक 1 मिलियन जमा 11 मिलियन, ये वाला 12 मिलियन। नेक्स्ट, ज़कात माइनस करें। वन 1446874 1446874।
अब टैक्स निकालें चैप्टर 4 में जाके। टैक्स निकालें चैप्टर 4 में जाके। इस पे लगाएं 75%, कंपेयर करें सैलरी से, सैलरी ज्यादा तो टेबल 2। बताएं जी। हाँ जी, 165,000 प्लस ऑफ 976 जवाब 384609। 384609। फोकस छोटा कर लो। मोबाइल जेब में रखिए, जब थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहना फिर। ओके, नेक्स्ट। अब जी न्यूमेरिकल्स का फॉर्मेट देखना है, एक जगह जाके न्यूमेरिकल्स का फॉर्मेट देखना है। आज हम एक जगह जाने लगे हैं हाइब्रिड वालों, ऑनलाइन वालों, लाहौर वालों, कराची वालों, गुजरावाला वालों, पेशावर वालों, सवात वालों, सरगोदा वालों, मियाँ वाली वालों, आज हम एक जगह जाने लगे हैं। पेज नंबर 469। पेज 469। इनकम फ्रॉम सैलरी। भाई न्यूमेरिकल का फॉर्मेट देखें, हाइब्रिड में उठा दें सबको। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रेजीम, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अदर सोर्स नॉर्मल रेजीम, डिविडेंड इनकम, नीचे बोनस शेयर छोड़ें, एग्रीकल्चर इनकम, और तेरी मेरी टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम में से माइनस करें हर वो इनकम जिसका अलग रेट है। इसका भी अलग रेट है, इसको भी माइनस कर दें, इसका भी अलग रेट है। एग्जेम्प्ट इनकम भी माइनस कर दें, इसका भी अलग रेट है। और डिविडेंड वगैरह को भी माइनस कर दें, इसका भी अलग रेट है। इन सब को एक एक करके माइनस कर दें, दड़ 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 दड़, और एंड पर ज़कात माइनस करें और एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन माइनस करें। आपकी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। मेरे ख्याल से यहां तक हम पहुंच चुके हैं।
इसके बाद आपका आएगा टैक्स। इस टैक्स को कहते हैं ग्रॉस टैक्स, क्योंकि यहां तक पहुंचते हुए अभी टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं हुए। अच्छा, इसके बाद आपने पता क्या किया करना है, इसके बाद आपने माइनस किया करना है सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट। जहाँ मैं पहुंच गया हूँ अभी माइनस करता हूँ, फिर उसके बाद माइनस करना है चैरिटी वाला टैक्स क्रेडिट, बातें ना करो। उसके बाद चैरिटी वाला टैक्स क्रेडिट माइनस करना है, फिर आपने सिक्योरिटीज का टैक्स ऐड करना है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्स ऐड करना है और डिविडेंड का टैक्स ऐड करना है। सिक्योरिटीज का टैक्स ऐड करना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्स ऐड करना है, डिविडेंड का टैक्स ऐड करना है। करते करते जवाब आ जाएगा टोटल टैक्स। इसके बाद जिंदगी में कहीं भी आपने ऑलरेडी टैक्स जमा करा दिया ना, वो माइनस कर देना है। जैसे डिविडेंड पे ऑलरेडी टैक्स जमा करा दिया होता है, या सैलरी पे ऑलरेडी टैक्स कट चुका होता है एम्प्लॉयर की तरफ से, हमारे सवाल में गिवन है आज अमाउंट, या कोई बिजनेस पे एडवांस टैक्स, ये कभी देखेंगे हम। सुन लें जी दोबारा, आपने सारे इनकम्स को जमा करना है, इसका जवाब आ जाएगा टोटल इनकम। इसमें से आपने माइनस करना है कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, सिक्योरिटीज, कैपिटल गेन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एग्जेम्प्ट इनकम और डिविडेंड इनकम, इसको माइनस कर देना है। फिर आपने माइनस करना है ज़कात को और एजुकेशन एक्सपेंसेस को, फिर आपकी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। फिर इस पे जाके आपने रेट लगाना है चैप्टर 4 में। इसके बाद आपने फॉरेन टैक्स रेट माइनस करना है, इसके बाद आपने माइनस करना है चैरिटी वगैरह का टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स रेट माइनस करना है और चैरिटी वगैरह का टैक्स क्रेडिट माइनस करना है। और इसके बाद आपने सिक्योरिटीज का टैक्स ऐड करना है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्स ऐड करना है। सिक्योरिटीज का टैक्स ऐड करना है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्स ऐड करना है। इन द एंड आपने टैक्स ऐड करना है फाइनल टैक्स रिजीम का, डिविडेंड का, और आखिर में कोई टैक्सेस आपने पे कर दिए वो माइनस कर देनी है। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिए इसमें ना, क्या कहते हैं, अगर कभी फुल टाइम टीचर अलाउंस आ जाए ना, तो वो सबसे पहले माइनस कर दीजिएगा यहाँ पे, फॉरेन टैक्स रेट से भी पहले। फुल टाइम टीचर अलाउंस यहाँ माइनस कर दीजिएगा, फॉरेन टैक्स रेट से भी पहले। अब शायद आपको याद हो, फुल टाइम टीचर अलाउंस होता था 25% माफ, लेकिन मुझे टैक्स निकालना पड़ेगा सैलरी पे दोबारा। मैंने आपको कहा था जब फुल टाइम टीचर अलाउंस निकालना होगा ना, तो ये वाहिद ऐसा टैक्स क्रेडिट है जिसमें आपको टेबल्स में 2 दफ़ा जाना पड़ेगा। एक दफ़ा हम होके आ गए हैं, एक दफ़ा मैं आप जाने लगा हूँ, तो अब टेबल्स में दोबारा जाएं और जाकर 25% टैक्स माफ़ कर दें फुल टाइम टीचर अलाउंस का। लेकिन उसके लिए पहले एक काम करना पड़ेगा। इधर देखें, पहली लाइन में सवाल में लिखा हुआ है ये फुल टाइम टीचर है, पहली दूसरी लाइन में सवाल में लिखा हुआ है ये फुल टाइम टीचर है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, पहली दूसरी लाइन में है। अच्छा, लेस फुल टाइम टीचर अलाउंस, पहले आप टैक्स निकालें ऑन 4045,000। ये ज़रा जाएं और जाके टैक्स निकालें 4045,000। इसके लिए मैंने कहा था सिर्फ टेबल 2 देखना है आपने, इसके लिए मैंने कहा था सिर्फ आपने टेबल 2 देखना है। टेबल 2 में जाएं और 4045,000 पे टैक्स निकलवा दे कोई। 435,000 प्लस 27.5%, 445,000 कितना आ गया जवाब? 5573। किसी को याद है इसका कितने फीसद माफ करना है? 25% टैक्सेस का माफ करना है। तो ये वाहिद ऐसा टैक्स क्रेडिट है जिसमें 2 दफ़ा टेबल में जाना पड़ेगा।
इंटू 25%. 139344. 1393 44. 139344. खत्म होगी, किसी और ने खाई है? आप लोगों ने खाई हैं? इधर छोड़ के जाओगे या जेब में डालोगे? अब आप न्यूमेरिकल के फॉर्मेट के साथ चिमटे रहें। जवाब बता दें पहले यहां क्या आ रहा है। जवाब 245. सॉरी 2 4 5265. 2 4 5 265. 2 6 5। अब आप न्यूमेरिकल के फॉर्मेट के साथ चिमट जाएं और पूछें तुम आगे क्या चाहते हो। अब न्यूमेरिकल के फॉर्मेट के मुताबिक चलें। तुम आगे क्या, उसका जवाब है मैं आगे चाहता हूं फॉरेन टैक्स क्रेडिट। कटें लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट less foreign tax credits, lower of फॉरेन टैक्स। फॉरेन टैक्स किसी को याद हो कितना है? फॉरेन टैक्स कितना है? 622। और पाकिस्तान टैक्स, पाकिस्तान टैक्स निकलेगा, देखिए जरा, देखिए 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 कैसे, 2 4 5 2 6 5। अगर टैक्स बन रहे 3 3 7 6 0 3 9 पर, तो मेरी कैलकुलेटर बताओ बताओ बबलू कि 777,913 पे कितना बने? याद आ रहा है? Yes, sir. 5 6 5 1 4। जरूरी नहीं है वो रेट एग्जैक्ट वही निकले, बस जो भी रेट निकल रहे है तो है। अच्छा बताएं जी, रोर हैं, लोअर आ गया 5 6 5 1 4। अब जवाब बताएं। 188 751।
न्यूमेरिकल के फॉर्मेट के साथ जुड़े रहें, न्यूमेरिकल के फॉर्मेट के साथ जुड़े रहें और पूछें अबे तो क्या चाहता है रे अब। कहते हैं मैं चैरिटी का टैक्स माफ करवाना चाहता हूं। हमने कहा है ही नहीं, कोई ऐप नहीं मिल रही मोबाइल में, चलो खैर है। कहते हैं मैं चैरिटी का टैक्स माफ कराना चाहता हूं, अबे है ही नहीं। मैं सिक्योरिटीज का टैक्स ऐड कराना चाहता हूं, ऐड अबे है ही नहीं, लॉस है। मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्स ऐड कराना चाहता हूं, हाँ चल चलें, इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्स तो ऐड करेंगे हम। ऐड टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्पोजल। नंबर 1, टैक्स ऑन कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। टैक्स ऑन कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी कितने मिलियन गेन है? 1 मिलियन। वो 7 समंदर पार चले जाएं, 7 समंदर पार, पेज नंबर 228 पर, और सवाल में आए ये खरीदा कब है? दिसंबर 18। और बेचा कब? जनवरी 20। दिसंबर 18 से जम मारे, दिसंबर 19 1 साल, दिसंबर 20 2 साल, 2 साल के अंदर अंदर। बोले 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर कितने %? 10%। मजा आ रहा सवाल का? ज्यादा तो नहीं मजा आ रहा? ज्यादा मजा आ रहा तो आज दोपहर का खाना स्किप कर दीजिएगा। करते हैं या नहीं खाते दोपहर का खाना? खाया करें। आगे चलें। On 25 December 2019, he sold a residential plot situated in फैसलाबाद for 18 million। 2019 25 दिसंबर 19 को बेचा, खरीदा था 2010 में, 9 साल। ओए होए 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 6 साल के बाद बेचा है तो रेट 8%, 8%, 8%। टैक्स ऑन प्लॉट 11 मिलियन इंटू 8% इज इक्वल टू 11 आंधे 'The winter is coming like anything'। क्लास में अंडे लाके बेच सकते हैं, इजाजत है क्लास के बाद। जागते रहना भाइयों, एक दूसरे को देखते रहना हाइब्रिड में। अच्छा जी, न्यूमेरिकल के फॉर्मेट के साथ इस तरह जुड़ जाएं जैसे शहद की मक्खी। अच्छा जी, टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम कोई नहीं है। हाँ, टोटल टैक्स लायबिलिटी।
करें जी। टोटल टैक्स बोलें, टोटल टैक्स 18751 प्लस 1 लाख There's 288 751. 751। ओके गाय। अच्छा नेक्स्ट 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 न्यूमेरिकल के फॉर्मेट के साथ इस तरह जुड़ जाए जैसे इस वक्त हाइब्रिड के अंदर गप्पे लग रही हैं। लेस टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी बाय एम्प्लॉयर। लेस कर दें वो टैक्स जो एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी काट लिया हुआ है। डिविडेंड पे टैक्स नहीं कटा हुआ हमारे सवाल में, बस एम्प्लॉयर ने ही टैक्स काटा हुआ है। किधर आ रहे हैं एम्प्लॉयर का टैक्स कटा हुआ? ये 1,60,000 चुक लो इनू। लेस टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर बोले 1 लाख। अच्छा एक ना पेनल्टी होती है 5%, वो इस बात पे मिलती है लगती है कि आपने इमोबल प्रॉपर्टी कैश में क्यों खरीदी है। पेनल्टी के अमाउंट मांगे ना तो अलग से फिर देने की जरूरत नहीं है, छोड़े परे बस पेएबल टू गवर्नमेंट निकाल दें। 128,751 पेएबल टू गवर्नमेंट। पेएबल टू गवर्नमेंट के नीचे ऐड कर दें, फिर बस ऐड ही करनी, कहीं भी शो करनी है ना, बस शो कर दें। अच्छा एक नोट डाल लें, कैच इट, यू मिस्ड इट। लॉस कितना आया था सिक्योरिटीज पर? 4,1। लॉस ऑन सिक्योरिटीज नोट, लॉस ऑन सिक्योरिटीज shall be carried forward for 3 years। ये अगले 3 साल कैरी फॉरवर्ड होगा। और आगे लिखे एंड विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट सिक्योरिटीज ओनली। ये अगले 3 साल कैरी फॉरवर्ड होगा एंड विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट सिक्योरिटीज ओनली। ये माइनस होगा सिर्फ सिक्योरिटीज में से। एंड विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट सिक्योरिटीज ओनली। ठीक है जी।